पोस्टेड, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, इस एरिया में नहीं, दूसरे एरिया में, लाहौल स्पीति साइड में मैं पोस्टेड रहा हूँ। हम भी चाइना कई बार गए हैं, मतलब वी हैव गॉन, आई मस्ट हैव गॉन, मैं दर्जनों उसके और मैंने बताया भी था किसी को कि जब मैं गया था तो जब वो आते हैं तो हम उनको ड्राई फ्रूट दे देते हैं, उनको पिस्ते बादाम बड़े पसंद है, और मुझे उन्होंने कंडेंस मिल्क दिया था और एक चाइनीज आर्मी की जैकेट दी थी, वो ले ली थी, ने पानी किसने। तो 1967 के बाद, 1967 लगभग 55 साल हो गए, यहाँ पे एक भी गोली फायर नहीं हुई। ये जानना जरूरी है। ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल है अतर साहब, ये परसेप्शनल है। हम मानते हैं कि हमारा एरिया कुछ चाइना के पास है, चाइना मानता है, उसका ये परसेप्शन है कि हमारा एरिया, तो एक मैकेनिज्म है वहां पे सॉर्ट आउट करने का। अभी रिसेंटली आपने सुना होगा, पता नहीं आपने देखा होगा कि एक इंडियन लेफ्टिनेंट गया था, वो हाथापाई करके अपने 20-30 जवान लेके चला गया चाइना के अंदर, 3-4 किलोमीटर अंदर, और वहां पे हाथापाई करके 1-2 दिन के बाद वापस आ गया। उसके पहले भी आपने सुना था कि ईस्ट लद्दाख में 4 महीने पहले ऐसा हुआ था कि पूरे 100 लोग चले गए थे इंडिया के वहां पे, और 2 दिन ये होता रहता है। ये मतलब आप लोगों को, आज आप कह रहे हैं ना चाइनीज आर्मी आ गई, ये चाइनीज आर्मी 67 के बाद और इंडियन आर्मी 67 के बाद हर दूसरे दिन एक दूसरे के पास जाते रहते हैं। खुद, मैं किसी की बात पे भरोसा करने की बात नहीं कर रहा, मैं खुद आपको सबके सामने, आपके व्यूअर्स देख रहे हैं, मैं खुद दर्जनों बार चाइना के अंदर जा चुका हूं। ये दिस इज वेरी वेरी कॉमन, ये बड़ा कॉमन है। मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा कोई इशू है। ये परसेप्शनल एलएसी हमें समझना पड़ेगा। एलओसी से हम लोग ना कंफ्यूज कर देते हैं। अच्छा, चीमा साहब, मैं आपसे पूछूंगा, उससे पहले सब जो व्यूअर्स देख रहे हैं, अगर आप में से भी कोई भी इंडिया से या पाकिस्तान से या कहीं से भी अगर आप देख रहे हैं, अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो कमेंट्स में आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपका क्वेश्चन मेजर गौरव आर्या से या कमर चीमा साहब से, जिससे भी आप क्वेश्चन करना चाहते हैं, क्वेश्चन आप यहाँ पे लिख दें। ऑब्वियसली बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, हर किसी को तो शामिल नहीं किया जा सकता, जो प्रोमिनेंट होगा, सामने नजर आएगा, उसको मैं शामिल कर लूंगा। अच्छा चीमा साहब, मेजर साहब ने कहा है कि ये तो एक आम सी बात है, रूटीन मैटर है, और पाकिस्तानी जो है वो खामखा खुश हो रहे हैं। देखें, पहली बात तो ये है कि मेजर गौरव आर्या जो है वो नरेंद्र मोदी के बाद सबसे पॉपुलर जो है वो इस वक्त बंदे बने हुए हैं, और मुझे यकीन है कि कल को इन्होंने इलेक्शन लड़ लेना है और एक पार्टी भी बना लेनी है, और ये कहीं वजीर आजम, इंटीरियर मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर की पोस्ट इनके लिए बिल्कुल तैयार पड़ी हुई है। और अगर ये ना भी इलेक्शन लड़ने चाहे तो बीजेपी ने इनको खड़ा कर देना, जितनी इनकी फैन फॉलोइंग है। चले, ये तो ऑन लाइटर नोट था। दूसरी बात ये है कि जो मेजर साहब बात कर रहे हैं, देखिए कुछ चीजें होती हैं टेक्निकल लेवल पे, कुछ स्ट्रेटेजिक लेवल पे चीजें हो रही हैं। ये सारी बॉर्डर पे इधर होना, छोटे मोटे ये चलते रहते हैं, उधर से चाइनीज आ गए, इधर से इंडियन आ गए। मैं जो थोड़ी समझ रखता हूँ चीजों की, वो थोड़ी स्ट्रेटेजिक लेवल की है। वो ऊपर देखना है कि ऊपर लेवल पे हो क्या रहा है बेसिकली। देखिए स्ट्रेटेजिक लेवल पे एक परसेप्शन ये बन रही है कि बेसिकली जो मगरब है, अमेरिका जो है, वो चाहता है कि हम इंडिया को प्रॉप अप करें इस रीजन में चाइनीज का मुकाबला करने के लिए। अब उसमें देखें कि इन्होंने बनाया क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जिसमें अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, इन्होंने बनाया ताकि हम एक खिते में एक अपना बनाए। फिर मैं देख रहा था कि जो इंडियन अमेरिकन डिफेंस सेक्रेटरी हैं जनरल मैटिस, पहले जो थे ट्रम्प पैसिफिक कहना शुरू कर दिया। मैं हाल ही में पेरिस गया था एक कॉन्फ्रेंस में, इसी मार्च में, तो उधर भी मैंने एक वो जो कॉन्फ्रेंस थी वो दैट वाज बेसिकली ऑन इंडो पैसिफिक, जिसमें जो फ्रेंच है वो अपने जो यहाँ पे उनकी टेरिटरीज हैं, उन्हें कहते हैं वो फ्रेंच ओवरसीज टेरिटरीज कहते हैं, वो वहां पे एक्टिव हैं, और बेसिकली सब चाइनीज को कंट्रोल करना चाहते हैं। इंडिया क्योंकि एक बड़ा प्लेयर है, एक मेजर रीजनल प्लेयर है, तो इसलिए वो समझते हैं कि क्यों ना हम इंडिया को प्रॉप अप करें। अब हो ये रहा है कि इंडिया को वो अफगानिस्तान में भी यूज करना चाहते हैं, इंडिया को उन्होंने चाइना के मुकाबले में भी लाके खड़ा कर दिया है। इंडिया भले एक रीजनल प्लेयर, बड़ा तगड़ा रीजनल प्लेयर है, जो बात माननी पड़ेगी, लेकिन इंडिया की इतनी कैपेबिलिटी नहीं है जितना मगरब इसके ऊपर जोर डाल रहा है। ये समझ आए कि ये खड़े हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर इंडिया का डिफेंस बजट तकरीबन 60-65 अरब डॉलर है, अब चाइनीज तकरीबन 170, 75, 80 अरब डॉलर पे पहुंचे हुए हैं। किस खिते में अगर आप सारा देखें, अब इंडिया और चाइना की बायलैटरल ट्रेड भी अबाउट $100 बिलियन है। अब आप देखें कि वो एक बड़ी फेमस चाइनीज यू डू नॉट, आप जो है ना क्या उसे बोलते हैं, सिंपली होता है, डू नॉट, जो फ्रेंड्स होते हैं आप उनको आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, एज जो है सॉरी जो कस्टमर होता है वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इंडिया जो है एज ए कस्टमर,
सो हमें इस चीज को थोड़ा समझना चाहिए कि इंडिया को प्रॉपर किया जा रहा है, लेकिन इंडिया की कैपेबिलिटी नहीं है। और ये जो कुछ चाइनीज के मिसाल के तौर पे जब अभिनंदन का जहाज गिरा पाकिस्तान में, तो मुझे याद है एक न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट आई, उन्होंने कहा जी के, और बल्कि मैं कुछ अमेरिकन से मिला भी इधर इस्लामाबाद में भी और डिप्लोमेटिक कम्युनिटी से मिलते रहते हैं, उन्होंने कहा कि जो इंडियन आर्मी के साथ हुआ, ये जो जहाज गिरा है, इसका बेसिकली नुकसान अमेरिकन इंटरेस्ट को हो रहा है कि जिस इंडिया को प्रॉप अप किया जा रहा है चाइना के मुकाबले में, वो इंडियन आर्मी तो पाकिस्तान के साथ कॉम्पीट नहीं कर सकती। तो एक विंटेज मिलिट्री का एक वर्ड यूज किया गया। सो अब देखना यह है कि सारे प्रोसेस के अंदर इंडिया तगड़ा प्लेयर है, लेकिन इंडिया की इतनी ताकत नहीं है कि वो खित्ते में पाकिस्तान के साथ भी लड़ सके और चाइना के साथ भी वो अच्छा, मैं मेजर साहब की तरफ आऊंगा। मेजर साहब, कमर चीमा साहब ने कहा है कि एक तरफ से तो वेस्ट आपको प्रॉप अप कर रहा है, हाँ, जिसे उर्दू में या पंजाबी में इधर कहते हैं हलाशेरी दे रहा है कि ये करो वो करो। उसी वजह से लगता है ऐसा है कि जो खित्ते में डिफरेंट कंट्रीज हैं, आप लोगों के ताल्लुकात उनके साथ खराब होते जा रहे हैं। चाइना का हमने जिक्र किया, आपने भी उस हवाले से बात की। नेपाल वो कंट्री जिसका उन्होंने बॉर्डर भी खोला हुआ है आपके साथ, और 60s में जब चाइना की वॉर हुई तो कुछ एरियाज में इंडियन आर्मी को कैंप्स खोलने की नेपाल ने इजाजत भी दी। अब मोदी सरकार ने यह किया है कि उस नेपाल की जो टेरिटरी है उसी पे कब्जा करने के चक्कर में वो लग गए हैं। सो मच सो कि नेपाल को एक नया पॉलिटिकल मैप जारी करना पड़ा। तो इंडिया क्या इस तरह आइसोलेशन का शिकार नहीं हो जाएगा पूरे रीजन में? देखिए, दो चीजें हैं सब। पहली बात तो जो कमर चीमा साहब ने बोली ना कि वेस्ट प्रॉप अप कर रहा है, ये बात आधी सही है आधी गलत है। वेस्ट कोशिश कर रहा है प्रॉप अप करने की, और हम शुरू से नॉन अलाइंड थे। जब हमारे पास, मैं फ्रैंकली बताता हूँ, लेट्स हैव अ फ्रैंक एंड ओपन डिस्कशन, खुला बोलते हैं। जब हमारे पास पैसे नहीं थे, जब इंडिया गरीब मुल्क था, तब भी हम लोग नॉन अलाइंड थे। खूब कोशिश करी सोवियत रशिया ने कि यहाँ पे बेसिस बना ले, ये कर ले वो कर ले, लेकिन सोवियत रशिया नहीं बना पाया यहाँ पे बेसिस। जबकि हमारी पूरी इकोनॉमी एक टाइम पे ज्यादातर सोवियत रशिया के काइंड में एक्सचेंज करते थे, हम गेहूं बेचते थे उनको। इंडिया का बहुत इकोनॉमी के हिसाब से 60-70s में बहुत बुरा हाल था, फिर 90s में बहुत बुरा हाल हुआ, उसके बाद पिकअप करना शुरू करा। दूसरी ये चीज है कि जो चीमा साहब ने बोला ना कि इंडिया का वो कैपेबिलिटी नहीं है कि चाइना को वो वो कर दे, हरा दे। काफी हद तक चीमा साहब सही कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे, लेकिन हम हर रोज अपनी कैपेबिलिटी बिल्डअप कर रहे हैं, राइट? कैपेबिलिटी बिल्डिंग इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। हम लोग बिल्डअप कर रहे हैं, हमारे राफेल्स आ रहे हैं, हमारे F-21 की डील का अनाउंसमेंट हो सकता है, आप सुन लें। और नेवी में हमारे करीब 35-36 न्यू शिप्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स आ रहे हैं। तो ये सब हो रहा। अच्छा, ये ना जेस्टेशन पीरियड थोड़ा सा लंबा होता है थर्जी, इसमें ना टाइम लग जाता है। एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने में ही 10 साल लग जाते हैं, 12 साल लग जाते हैं। ट्रायल्स करने के बाद 12 साल के बाद ही वो इफेक्टिव हो पाता है। तो ये सब हम कर रहे हैं। अपना जो तेजस है उसकी एक दूसरी स्क्वाड्रन हमने खड़ी कर दी है। तो ये सब हो रहा है, न्यू कोर्स रेज हो रहे हैं, इन सब में टाइम लगेगा। पहली दूसरी बात, तीसरी चीज ये है ना कि ये जो हम लोग कहते हैं कि नेपाल वाली जो बात करी आपने, नेपाल में जो ओली सरकार है, मैं आपको नेपाल का थोड़ा सा बता दूं। नेपाल एक जमाने में इट वाज द ओनली हिंदू कंट्री इन द वर्ल्ड जिसका स्टेट रिलीजन हिंदुइज्म था, और ये अकेला ऐसा मुल्क है, वाहिद मुल्क है पूरी दुनिया में जिसने खुद ये फैसला करा कि हम खुद सेक्युलर बनेंगे। इसका ऑफिशियल स्टेट रिलीजन हिंदुइज्म था, और जो राजा था इसका नेपाल का, जिसको कहते थे श्रीपांच वीरेंद्र वीर विक्रम सादेव, वो जो था, ही वाज सपोज्ड टू बी द इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। विष्णु भगवान का उनको अवतार मानते थे वहां के लोग। अभी भी बड़ी इज्जत है राजा की वहां पे। तो इंडिया का हमारा बॉर्डर खुला हुआ है, आपको पासपोर्ट वीजा नहीं चाहिए नेपाल जाने के लिए, हमें यहाँ पे नहीं आना चाहिए, ये बात है। ये जो प्रचंडा था, जो पहले उनका पीएम था, अभी ओली है, ओली सरकार है, ये लोग कम्युनिस्ट लोग हैं, इनकी आइडियोलॉजी कम्युनिज्म की है। तो ये मैं बार बार कहता हूं कि सिर्फ ये सरकार की बात ना करें। आप तो नेपाल की बात कर रहे हैं, मैं आपको इंडिया की बात बता रहा हूं। इंडिया में जो कम्युनिस्ट्स हैं, ठीक है ना, इंडिया के जो कम्युनिस्ट है वो तो चाइना की बात करते हैं। एक चीफ मिनिस्टर था केरला में जिसने 1962 वॉर का हवाला आपने दिया था अभी। 1962 वॉर में उसने बोला था कि मैं ब्लड डोनेशन करूंगा चाइनीज सोल्जर्स के लिए केरला में। चीफ मिनिस्टर था। फिर लोगों ने उसको, केरला के लोगों ने काफी उसको, जिसको पंजाबी में कहते हैं फेटियां छटियां लगाए, उसको दूर दार करा, कह रहा क्या बकवास कर रहे हो यहाँ पे। तो देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको कि जो भी कम्युनिस्ट होगा ना, कम्युनिस्ट की लॉयल्टी कभी अपने मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए नहीं होगी। वही नेपाल में चल रहा है। लिपुलेख का जो मामला है, ठीक है, लिपुलेख पे तो
लिपुलेख में पंचायत है हमारी, लोग हैं वहां पे, बस रहे हैं वहां पे। देखिए, ये चाइना के कहने पे नेपाल की 90% इकोनॉमी इंडिया की इकोनॉमी है। वहां पे बिजनेसमैन कौन कौन है आप देखिए, वहां का सबसे अमीर तरीन आदमी कौन है, वो आते हैं, कितने नेपाली इंडियन आर्मी में हैं, कितने। और हमारा जो श्री राम कहते हैं ना हम लोग, जिनको हमारे भगवान हैं, उनकी जो पत्नी थी सीता माँ नेपाल, वो तराई वाला एरिया नेपाल में जो है, वहां की थी। पशुपतिनाथ जो शिव जी का सबसे बड़ा मंदिर है, मतलब हमारे लिए बहुत पूजनीय है, वो मंदिर जो है वो काठमांडू में है। मैं गया हूँ दर्शन के लिए, मैं गया था। तो ऐसा नहीं है, देखिए ये सरकार जो है कभी ना कभी गिरेगी। ओली की सरकार गिरेगी, अगर नहीं गिरेगी तो गिर जाएगी कुछ समय के बाद, और जब गिर जाएगी फिर वापस आ जाएंगे। तो मैं कहता हूं जो कालचक्र है, जिसको हम लोग हिंदी, आई डोंट नो कालचक्र कैसे उर्दू में समझाऊं, जो मैं कहता हूं जो समय का पहिया है, जो समय का पहिया है, समय का पहिया घूमेगा। आज ओली साहब कर रहे हैं अपनी जो कर रहे हैं, कल कोई और करेगा वहां पे, ये घूमता रहेगा। अ, तो मुझे लगता है कि कंसर्न की बात है अतर जी, मैं ये नहीं कहूंगा कि कंसर्न की बात नहीं है, कंसर्न की बात है, बढ़िया मैनेजेबल कंसर्न है, हो जाएंगे मैनेज। अच्छा, नहीं, मैं आपसे अगर ब्रीफली आप मुझे बता सकें, आपने बताया कि नेपाल के साथ कितने हिस्टोरिक रिलेशंस हैं आपके, उसी कॉन्टेक्स्ट में मैंने पूछा था कि एक कंट्री जो इस हद तक आपके साथ गया हो, उसका बॉर्डर भी ना हो, उसकी इकोनॉमी भी आपके ऊपर रिलाई करती है, जिस तरह आप कह रहे थे, उसके बावजूद वहां पे इतनी रिजेंटमेंट पैदा हुई। आप नहीं समझते कि जो जिसको उर्दू में कहते हैं नामाकूल, या इंग्लिश में आप कह सकते हैं कि इररिस्पॉन्सिबल टाइप का जो रवैया है मोदी सरकार का, बुली करने का, लोगों के ऊपर अपनी मर्जी थोपने का, और वो कि ये आपको पता है जो रोड बनाने की बात हो रही है वो सारी पिलग्रिम्स के लिए बात हो रही है कि पिलग्रिम्स जो इंडिया से जाते हैं उनको आसानी हो। तो जब वो सारी उनकी थिंकिंग ऊपर बेस्ड होगी और उसके ऊपर बेस्ड वो इस तरह के चीजें करेंगे, तो वो अपने आप को और अपनी कंट्री को एलिनेट नहीं करेंगे? अतर साहब, हमारे जो रिलेशनशिप है ना नेपाल में, इकोनॉमी इकोनॉमी तो छोटी बात है, हमारा बेसिक रिश्ता उनके साथ रिलीजन का है। जैसे आपका सऊदी अरेबिया के साथ बेसिक रिश्ता जो, ठीक है, आप लोग सऊदी में जाके काम करते हैं, सऊदी पाकिस्तान आते हैं, राइट। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, लोग समझ लें। हमारा जो असली पुराना रिश्ता नेपाल के साथ है, मजहब का है, वो भी हिंदू है, हम भी हिंदू हैं, पहली चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि ये जो आप रोड की बात कर रहे हैं, ये सब है, ठीक है ना, ये कभी ऊंच नीच हो जाती है रिलेशन में, राइट। आप ये देखें कि अभी एक डिप आया है, और डिप आया है, ये बात तो चीमा साहब भी मानेंगे, आप भी मानेंगे कि डिप आया है। क्या रिलेशंस नेपाल के साथ परफेक्ट है? नहीं है। क्या इसमें सुधार का स्कोप है? बहुत सुधार का स्कोप है। लेकिन वो भी हिंदू है, हम भी हिंदू हैं, थोड़ा हम आगे चलेंगे, थोड़ा हम आगे मिलेंगे, हाथ मिला लेंगे, हो जाएगा ठीक ठाक। हो जाता है, भाइयों में हो जाती है, थोड़ी बहुत नोक-झोंक हो जाती है। चीमा साहब के साथ तो मेरी हर रोज होती है टीवी पे। फिर भी हम मैं देखिए प्यार मोहब्बत से बात करते हैं, तो ठीक है, मैं इट्स ओके, हो जाएगा। देखिए नेपाली सबसे बड़ी चीज, हमारा हमारा शिव जी का मंदिर नेपाल में है, राइट। और हमारे रिलेशंस नेपाल से 10,000 साल तक हैं, मतलब उस टाइम से हैं हमारे नेपाल के साथ रिलेशंस। हमारे रिलीजियस, देखिए पॉलिटिकल रिलेशन, इकोनॉमिक रिलेशन बाद में है। सबसे बड़ी चीज, वहां की पॉपुलेशन करीब 95% हिंदू है, और हमारे रिलीजियस रिलेशन है नेपाल के साथ। इंडिया से वहां पे माथा टेकने जाते हैं नेपाल में, हम लोग माथा टेकने जाते हैं। मैं खुद गया हूँ पशुपतिनाथ जी के मंदिर में, मैं गया हूँ वहां पे। तो दिस इज व्हाट इट इज। हाँ, थोड़ा सा डिप है, डिप ठीक हो जाएगा। अच्छा, कमर चीमा साहब, आपसे मैं पूछूंगा कि जिस तरह मेजर साहब ने इससे पहले जिक्र किया कि हाँ, हमारी ताकत उतनी ज्यादा नहीं है कि हम चाइना को हरा सके, पर हम अपनी जो फौजी कुव्वत है उसमें इजाफा कर रहे हैं। अब मेजर साहब जैसे जो बंदे हैं, ये खुद भी फौज में रहे हैं, इनको अपनी कैपेबिलिटीज का, अपनी फौज की ताकत का सब कुछ मालूम है, लेकिन उसके बावजूद जो ये लोग नैरेटिव देते हैं इंडिया में कि ये पाकिस्तान को कच्चा खा जाएंगे, और फिर बाद में इनकी कौम में मायूसी फैलती है चीमा साहब, इसलिए कि वही आखिर में ये कबूतर पकड़ लेते हैं बस एक। तो ये इसकी क्या वजह है? इस पे आप जरा चीमा साहब, इसलिए जिस तरह मेजर साहब आपको अक्सर कहते होते हैं कि थोड़ा जहर उगली है तो वो नहीं नहीं नहीं, देखें वो जो मैं थोड़ा सा पढ़ाता हूँ तो मैं थोड़े फैक्ट्स एंड फिगर से बात करता हूँ, अगर मुझे मौका मिले तो। अगर मौका ना मिले तो फिर वो जो है ना, वो जहर उगलना पड़ता है उस वक्त। लेकिन फैक्ट्स एंड फिगर ये सिंपल सी बात है जी। इंडियन आर्मी का मैंने पहले बताया 60-65 अरब डॉलर का डिफेंस बजट है। अब उसमें से चले उसको मैं करूं भी, बात करूं भी उसके ऊपर, उसमें से तकरीबन 50 to 56% जो है वो आर्मी ले जाती है, और तकरीबन बाकी कुछ एयरफोर्स को जाता है, वो 15% नेवी को जाता है। तो इनकी अगर देखा जाए तो आर्मी बहुत बड़ा चंक इनका खा जाती है। अब उसमें अगर देखा जाए कि इनके एक लॉ मेकर है, उनका नाम है गौरव गोगोई,
जो कि पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी डिफेंस के मेंबर हैं, उन्होंने एक दफा कहा था कि इंडियन आर्मी के पास सिर्फ 10 दिन का जो है ना एमिनेशन है, और तकरीबन जो 68% जो आर्मी का इक्विपमेंट है वो इतना पुराना है कि वो लड़ भी नहीं सकते। अब ये वो आर्मी है जो पिछले 10 साल से जिन्होंने 100 के करीब अरब डॉलर के करीब उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन। आपको याद होगा कि जब ये बहुत ज्यादा चल रहा था जी कि ये कहते थे जी कि मुंबई पे हमले हो गए या उधर हमला हो गया, हमारी पार्लियामेंट पे हमला हो गया, तो इन्होंने बेसिकली एक, जब 2002 में मिलिट्री स्टैंड ऑफ हुआ तो इन्होंने एक फोर्स बनाने का सोचा जिसका नाम रखा जी इंटीग्रेटेड ग्रुप्स, जिसको ये अपनी कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन का नाम भी देते थे। बाद में उन्होंने कहा हम वो कर नहीं रहे, चला नहीं रहे, और ये अंडर द न्यूक्लियर ओवरहैंग ये जो है वो रहेगी और हम कुछ करेंगे नहीं, इस तरह का इनका प्लान। मैंने इसको बड़ा डिटेल में तब पढ़ा था 2010 में। तो अब ये देखना ये है कि इनकी, ये देखिए पाकिस्तान की कैपेबिलिटी बड़ी क्लियर है। हम जो इनकी जो ट्रेडिशनल वॉर है जिसे आप बोलते हैं कन्वेंशनल वॉर है, उसमें हम इनसे थोड़े कम है, ये बात हकीकत है। तो यही वजह है कि हम, हमारी जो मिलिट्री डॉक्ट्रिन है, हम जो मिलिट्री हमारा जो है उसमें यह है कि जो न्यूक्लियर उसको हम फर्स्ट यूज के लिए कहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम जंग को रोकें। हमें पता है कि इंडियन मिलिट्री जो है वो ऑफेंसिव उनको रखना चाहते हैं, लेकिन जो बात होगी ना एक जो टेक्टिकल लेवल पे बात होगी तो उसमें वो एक और पोजीशन है स्ट्रेटेजिक लेवल से कि न्यूक्लियर का फर्स्ट यूज जो हमारी कोई ऑफिशियल न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन नहीं है। ये एक बेसिकली उस वक्त जनरल कुतबाई होते तो उन्होंने एक दफा बात की थी एक इटालियन जनरल से जो चल पड़ी। तो हम ये समझते हैं कि हम जो न्यूक्लियर वेपन का फर्स्ट यूज है वो बेसिकली एज ए डिटरेंस इस्तेमाल करेंगे ताकि जंग ना हो। लेकिन क्योंकि इंडिया ये समझता है कि हम कश्मीर में जो कर रहे हैं, ये जो मिलिट्री पाइल अप कर रहे हैं, बिल्डअप कर रहे हैं, ये वो हमारे इस खिलाफ उनके काम आएगा। मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया जो है वो इस्तेमाल कर पाएगा, क्योंकि अब पाकिस्तान समझता है कि अगर स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स हम नहीं भी इस्तेमाल करते तो हमें टेक्टिकल लेवल पे चले जाना चाहिए ताकि हम मजीद इंडिया को रोक सकें, क्योंकि हम वॉर इज नॉट एन ऑप्शन फॉर, हम नहीं लड़ना चाहते। लेकिन अगर इंडिया हम पे जंग मुसल्लत कर देगा तो फिर जो जो हमारे पास अवेलेबल टूल्स हैं वो हम इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जो मैंने आपको मेजर गौरव गोगोई साहब है उनका मैंने बताया कि ये इतना मिलिट्री बिल्डअप करने के बावजूद, इतना आर्मी पे पैसा लगाने के बावजूद भी इनकी कंडीशन इतनी है कि 10 दिन एमुनेशन है और 68% फौज के पास तो असले पुराना है। और अभी तो इन्होंने राफेल ली है, चलो अच्छी बात है। हमने JF-17 थंडर बनाया, लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह उसके कमर्शियल पर्पस के लिए रखा हुआ है। तो जो हमारी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन होती है, ऑर्गेनाइजेशन हम एक कमर्शियल पर्पस के लिए करते हैं ताकि उसको बेचें भी। ये क्या करते हैं कि इनकी मिलिट्री कुछ ऐसे बाद एक नई डॉक्ट्रिन ले आती है, उस पे फौज में रहती है। ठीक ठीक चीमा साहब की आर्मी एक नई है जी चीमा साहब आवाज आ रही है? जी थोड़ी सी ऑडियो आपकी फ्रीज होगी थी। मैं आपने काफी सारे नुक्ते उठाए। बिफोर रीजनल हम पूरे कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो मैं मेजर साहब से पूछना शुरू करूंगा। मेजर साहब, एक तो कमर चीमा साहब ने ये कहा है कि आपके यहाँ जो है ना हर वो जो मिलिट्री पॉलिसी है उसमें कोई तसलसल नहीं है, कॉन्टिन्यूटी नहीं है, चेंज होती रहती है, जिसकी वजह से मॉडर्नाइजेशन के भी इशू हैं। अभी आप लोग ने राफेल खरीदे और माशाल्लाह हमने देखा उनकी हिफाजत के लिए मिर्चें और नींबू भी आप लोग साथ लेके गए थे और उम्मीद है कि वो खैर खैरियत से पहुंच गए होंगे। तो अगर इसी तरह के हालात रहे तो आप क्या समझते हैं कि मिलिट्री की मॉडर्नाइजेशन हो सकेगी, या आप ये कहते हैं कि चीमा साहब का जो थीसिस है, जो इनका आर्ग्यूमेंट है वो गलत है और इंडिया की जो मिलिट्री, जिस तरह आपने पहले भी एक्सप्लेन किया कि वो मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रही है? जी, मैं आपको बताता हूँ, ये जो चीमा साहब ने बोला ना, मैं जरा एक कॉन्टेक्स्ट, चीमा साहब ने जो बातें बोली हैं वो गलत बातें नहीं बोली इन्होंने, लेकिन इनका मैं कॉन्टेक्स्ट फ्रेम कर दूं कि जो खासतौर से जो पाकिस्तानी ऑडियंस सुन रही है वो समझ ले। देखिए साहब, दो चीजें हैं। पहली बात, नींबू मिर्ची जैसे क्या होता है हमारे यहाँ, जिसको कहते हैं ना वार्ड ऑफ द इविल आई, सुना हो, ठीक है, बुरी नजर। आप पाकिस्तान में आप लोग जैसे ताबीज बांधते हैं ना, या आपके यहाँ कुरान खानी होती है या कुछ ऐसी चीज होती है, कोई नया घर होता है, तो हर एक मजहब में अपना अपना ये है कि जैसे इस्लाम में अलग है, हिंदुइज्म में अलग है। तो जब मैं भी अपने लिए गाड़ी खरीद के लाया था तो गाड़ी के टायर के नीचे मैंने नींबू रखा था और मैंने गाड़ी चलाई थी। तो ये रिवाज होते हैं, ठीक है। पर एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये रिवाज ऐसा नहीं है कि हिंदुइज्म जो है ये मोनोलिथिक फेथ नहीं है। ये रिवाज आपको 500 किलोमीटर नीचे जाके साउथ की तरफ आप 1000 किलोमीटर चले जाएं, उनका रिवाज कुछ और होगा।
तो हमारी कोई एक किताब या एक मजहब नहीं है, हम लोग वैरायटी बहुत है हिंदुइज्म में, पहली चीज। दूसरी चीज जो कमर चीमा साहब ने बोली ना, ये गोगोई, गौरव गोगोई जिसका हवाला दे रहे थे, 10 दिन का नहीं, हम लोग WWR बोलते हैं, कमर चीमा साहब समझते होंगे, और अगर कोई पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर भी देख रहा होगा वो भी समझता होगा। वॉर वेस्टेज रिजर्व्स हैं आपके, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन एमुनिशन होती है आपकी। तो हम लोग 40 डेज का चाहते हैं, 19 डेज का था हमारा, 26 27, ये सब ओपन है डिक्लेयर्ड। तो मैं कोई ऐसी, मेरे पास ऐसी कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन नहीं है, वैसे ही आप लोग समझते हैं मैं रॉ का एजेंट हूं, लेकिन ऐसी कोई बात है नहीं। तो ये बढ़ रहा है। जो जहां तक चीमा साहब ने ये बात बोली ना कि आप लोगों ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर दिए फिर भी नहीं हो पाया, देखिए हमारे जो, मैं आपको फ्रैंकली बताता हूं इशू क्या है। हमारे जो मोदी जी ने एक बात बोली, ठीक है, कि ठीक है अगर लोग तुम्हारे ऊपर हंसते भी हैं, अगर लोग तुम्हारी बात नहीं मानते, तुम ख्वाब देखते रहो और उस ख्वाब की तामीर के लिए तुम काम करते रहो। मैं आपको कुछ फिगर्स देता हूं, चीमा साहब कहते हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात है। हमारे एस्पिरेशंस ग्लोबल हैं। इंडिया के जो एस्पिरेशंस हैं वो सिर्फ चाइना को काउंटर करना नहीं, हमारे एस्पिरेशंस ग्लोबल हैं। क्यों हैं ग्लोबल, मैं आपको बताता हूं। इसके लिए आप मॉडर्न एरा को मत देखें, आप 5 6 7 हजार साल पहले जाएं। हमारा इतिहास, हमारी तारीख, हमारी हिस्ट्री ऐसे रही है जहां पे इंडियन ट्रेडर्स यूज्ड टू गो थ्रू आउट द वर्ल्ड, दुनिया भर में जाते थे। दुनिया भर में दबदबा था। जो बुद्धिज्म है, एक दुनिया का बहुत बड़ा रिलीजन है, जापान में प्रैक्टिस होता है, चाइना में भी अब शुरू हो गया है, जबकि वो नहीं मानते भगवान को या खुदा को, नहीं मानते वो लोग। ये सब इंडिया से गया है। जैनिज्म इंडिया से गया है, सिखिज्म इंडिया से गया है, हिंदुइज्म इंडिया से गया है। तो एक कल्चरल हब हुआ करता था, एक लर्निंग का हब हुआ करता था। जो यूनिवर्सिटीज थी आपकी बड़ी बड़ी इंडिया में, वहां पे लोग कई मुल्कों से आते थे। मैं 1000 साल के पहले की बात कर रहा हूं। तो कहने की बात यह है कि वी हैव गॉट ग्लोबल एस्पिरेशंस। क्या इंडिया आज की तारीख में वो कुव्वत रखता है कि ग्लोबल एस्पिरेशंस रियलाइज कर सके अपने, या मुकम्मल कर सके? नहीं। लेकिन हाँ, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, 30 साल के बाद वो ग्लोबल एस्पिरेशंस हमारे मुकम्मल होंगे। इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स की बात करी चीमा साहब ने और बोला कि इंडियन आर्मी और या नेवी एयरफोर्स अपनी डॉक्ट्रिन चेंज करती रहती है। डॉक्ट्रिन चेंज नहीं करती रहती। ये बात हुई थी कि एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग, हमारे यहाँ एक कल्चर है इंडिया में, और एक तो हमारे यहाँ मीडिया से कुछ नहीं छुपता। अगर कोई फौजी जर्नल ये सोचे कि मैं कुछ बोल दूं और मीडिया चुप, इंडिया में तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। और अगर किसी ने, आज तक ऐसा नहीं हुआ 72 साल में, लेकिन अगर बाय द वे मैं पाकिस्तानी ऑडियंस को समझाने की कोशिश करूं, अगर कोई जर्नल यहाँ पे कॉल करे ना किसी जर्नलिस्ट को कि खबरदार अपना मुंह बंद रखना, तो पहले तो उस जर्नलिस्ट को हंसी आएगी, और हो सकता है हंसते हंसते वो जमीन पर गिर जाए, क्योंकि यहाँ पे फौज का बिल्कुल अलग मामला है पाकिस्तान से। अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो चेंज हुआ ना, ये पार्लियामेंट अटैक के बाद हुआ। पार्लियामेंट अटैक में जब लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद के 5 आए थे, और पार्लियामेंट जब काफी कशीदगी बढ़ गई थी, और ऑपरेशन पराक्रम हमारी तरफ से, मुझे नहीं पता पाकिस्तान में क्या कहते हैं, हमारी तरफ से ऑपरेशन पराक्रम, इस बारे में लिखा गया है, जो ना इंडिया में बहुत लिखा गया है इसके बारे में। देन वी डिसाइडेड, जब जो हमारा पूरा समय लगता है, हम लोग कहते हैं फौज में बलून गोइंग अप, जब बलून गोज अप ना, जब आपकी जंग की बिल्कुल हो जाती है कि होने वाली है, तब जब आप मोबिलाइज कर रहे हो, तो वी वर टेकिंग टू मच टाइम, हमें समय बहुत लग रहा था। इसलिए हमने ये जो इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स हैं, हमने इसका डिजाइन करा अंडर द न्यूक्लियर ओवरहैंग। तो पॉलिसीज हमारी चेंज होती है। हम लोग वॉर गेमिंग करते हैं हर साल, पाकिस्तानी आर्मी भी करती है, राइट। हर एक आर्मी करती है और करना भी चाहिए। वॉर गेमिंग करते हैं। हमारे यहाँ ये कल्चर है कि वॉर गेमिंग के जो पेपर्स हैं, जो वॉर गेम का रिजल्ट निकलता है, वो पब्लिश होते हैं। उसको लोग कहते हैं हमसे गलती हुई है यार, ये हम नहीं समझते, ठीक है चेंज करो इसको। तो दूसरा कहेगा साहब इसमें तो $5 बिलियन हमने डाल दिए हैं। तो कह रहा तो क्या हुआ, $5 बिलियन डाल दिए, कोई बात नहीं, अगले साल इसको चेंज करो और बेहतरी की आगे ले जाओ। तो ये कहना कि हम लोगों में एक चीज है कि जो सेल्फ, जिसको कहते हैं ना क्रिटिकल, खुद में गलतियां निकालना, खुद के गरिबान में झांकना, ये हम लोग हर साल करते रहते हैं। साल में 2 बार करते हैं। 2 बड़ी बड़ी एक्सरसाइजेस होती हैं आर्मी की, जिसमें नेवी भी होती है इन्वॉल्व, जिसमें एयरफोर्स भी इन्वॉल्व होती है, और हर समय खुद की गलतियां, जी हमसे गलती हुई है, हम यहाँ पे पीछे छूटे, एक्सरसाइज में यहां पे हमें मात खानी पड़ी, अब हमें इतना पैसा खर्च करके इस चीज को कवर अप करना। तो ये ओवरऑल जो स्ट्रेटजी है ना, चीमा साहब अगर सवाल पूछेंगे तो मैं चीमा साहब को जवाब दे सकता हूं। ओवरऑल स्ट्रेटजी जो है, जो हमारे ओवरऑल जिसको कहते हैं एम है, दे रिमेन द सेम, लेकिन बीच में ब्लॉक्स हम लोग शिफ्ट करते रहते हैं।
ट्राइंग टू लुक फॉर द परफेक्ट कॉम्बिनेशन कि क्या बेहतर हो सकता है हमसे। जी। अच्छा चीमा साहब आपसे मैं ये पूछूँगा मेजर साहब ने कहा कि हमारे एम्बिशंस जो हैं वो ग्लोबल हैं। अगर आप रीजन पे ही आ जाएँ हमने देखा कि इंडिया ने अफ़गानिस्तान में भी इन्वेस्टमेंट की। बेसिकली एक लंगड़े घोड़े के ऊपर ये लोग पैसा लगाते रहे। कई बिलियन डॉलर इन्होंने लगा दिए, 2 बिलियन डॉलर तो ये मानते हैं पर उससे ज़्यादा इन्होंने लगाए। अब वो लंगड़ा घोड़ा जो है वो ऑलमोस्ट लेट चुका है। तो इनके एम्बिशंस तो हैं, पर इनका जो तरीक़ाकार है या इनका जो रूट है वो ठीक नहीं है और वो हमेशा इनको फिर सुबकी होती है। देखिए थोड़ी रियलिस्टिक बातें हो रही हैं तो मैं उसी पैरामीटर में बात करना चाहता हूँ। इंडिया ने अफगानिस्तान में अच्छी इन्वेस्टमेंट की है, इनके पर्पस को सर्व करती है। वो ऑलमोस्ट 2 बिलियन डॉलर तकरीबन 3 बिलियन डॉलर के करीब इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, जिसमें इन्होंने वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर सोसाइटी पे पैसा लगाया। और इस दौरान आपको पता है कि वहां पे पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो कंप्रोमाइज हुई है। और मैं ये समझता हूँ कि पिछले जब से कोई अभी जमाना भी ले ले तो पाकिस्तान की पोजीशन कंप्रोमाइज हुई, और खासकर ये जो हामिद करज़ई के बाद भी हमारी पोजीशन कंप्रोमाइज हुई है। इसीलिए हम चाहते हैं कि वहां जो मिक्स ऑफ पावर है वो तब्दील हो। अगर मिक्स ऑफ पावर तब्दील होगा, जिसमें अगर तालिबान सिस्टम के अंदर आते हैं तो शायद पाकिस्तान का जो पर्सपेक्टिव है वो थोड़ा सा एक्सेप्टेबल होगा मजीद अफगानिस्तान के अंदर। ये एक रियलिटी है, हमें इसको मानना होगा। और मैंने थोड़े दिन पहले इस पे एक वीडियो भी बनाई थी। जो इंडिया ने इन्वेस्टमेंट की हुई है उसमें सारी बात आपको पता है, ट्रम्प साहब की भी एक स्टेटमेंट आई कि उन्होंने कहा यार आपको क्यों नहीं करते। वो जो बात करते हैं ना कि ग्लोबल एम्बिशंस हैं, मेरा ख्याल है इनके जो ग्लोबल एम्बिशन और इनकी जो कैपेबिलिटी में बहुत डिफरेंस है। लेकिन इस बात में ये सच्चाई है कि इंडिया के जो फुटप्रिंट्स हैं वो एक्सेप्टेबल हो रहे हैं। देखिए इतनी बड़ी आबादी है कि आप वहां कुछ भी बेचे बिक जाएगा। आप गंद बेचे, सफाई बेचे, जो मर्जी बेचते हैं, वो इतना बड़ा चंक ऑफ पॉपुलेशन है कि वहां पे हर। और फिर अब उसमें यह है कि अगर अब वो कहते हैं जी बॉलीवुड और हॉलीवुड की कनेक्शन बिल्ड हो गए हैं। आप देखिए ये 1000 से ज्यादा ये मोशन पिक्चर इंडस्ट्री सालाना मूवियां बनती हैं वहां पे। तो जारी बात फुटप्रिंट से ये पूरे का पूरा आईफा उठा के लंदन ले जाते हैं, कभी कहीं ले जाते हैं। तो इसके फुटप्रिंट्स तो हैं, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन वो जो एम्बिशंस है कि जी क्या यूरोप में क्या कर सकते हैं और वो क्या कर सकते हैं, उसको मोदी साहब ने बहुत नुकसान पहुंचाया। इंडिया की बहुत बड़ी सॉफ्ट पावर थी, जिस सारी की सारी सॉफ्ट पावर को इन्होंने कंप्रोमाइज कर दिया। तो नहीं अंदाजा था, लोग समझते थे सेकुलर इंडिया है, हाँ इनका पाकिस्तान से प्रॉब्लम चल रहा है, कश्मीर के ऊपर बस चल रहा है। बट दे नेवर रियलाइज इंडिया के अंदर जो इस तरह की नफरत पाई जाती है। मिसाल के तौर पर रिसेंटली मिडिल ईस्ट में ये इस्लामोफोबिया की बात हुई, इन्होंने इतना मुसलमानों को रगड़ा कश्मीर के अंदर और इंडिया के अंदर, खासकर ये कोरोना करके और तबलीगी जमात को, कि मिडिल ईस्ट तक ये बात पहुंच गई कि यार ये तो मुसलमानों के साथ बड़ी ज्यादती कर रहे हैं। और वहां पे भी उन्होंने पर्सपेक्टिव डेवलप करना शुरू कर दिया। अच्छा, तो उन्होंने कहा हम इंडियंस को यहां से भेजेंगे और इस तरह करेंगे, वो करेंगे। इसमें इंडियंस थोड़े अलर्ट हो गए। और एक है पॉलिटिकल लीडरशिप ने, खासकर बीजेपी ने उसको कैसे मोबिलाइज किया। वो जो बीजेपी की मोबिलाइजेशन थी, क्योंकि बीजेपी इन इट्स कोर हार्ट जो है बाजू की एक मजहबी जमात है, और मजहबी में भी मजहबी इंतहा पसंद समझता हूं। ये हमें इंडिया हमेशा ब्लेम करता रहा है कि जी पाकिस्तान में मजहबी इंतहा पसंद, न्यूक्लियर पे उनका कंट्रोल आ जाएगा, और ये मगरब ने भी नैरेटिव बनाया। लेकिन इस वक्त दाएं बाजू की मजहबी इंतहा पसंद जमात के पास न्यूक्लियर है, इंडिया के अंदर है, जिसको कोई चेक करने वाला नहीं है। और हमें इसके ऊपर बात कर भी रहे हैं, दुनिया को बता रहे हैं। सो कैपेबिलिटी इनके पास बिल्कुल है, ये ग्लोबल जा सकते हैं, हर चीज बेच सकते हैं। अफ्रीका में इन्होंने अच्छा भला प्रोजेक्ट शुरू किए हुए हैं, लैटिन अमेरिका में इनकी एक्सेस है, और भी दुनिया में एक्सेस है। लेकिन जो इंटरनली नुकसान हुआ है, वो जो सॉफ्ट इमेज था, वो जो सॉफ्ट पावर थी इनकी, वो सारी कंप्रोमाइज हुई है किसी हद तक, बहुत ज्यादा नहीं, किसी हद तक। लेकिन क्योंकि एक मार्केट है, एक बड़ी फाइनेंशियल डेस्टिनेशन है, तो इसलिए ये वो चीजें अगर दुनिया चाइना का इलिबरल सेटअप हजम कर गई है, तो दुनिया इंडिया की इलिबरल डेमोक्रेसी भी हजम कर जाएगी। ये बातें हमें थोड़ी क्लियर होनी चाहिए। सो हमें अपने पाकिस्तान को इस चीज को समझना चाहिए कि सिर्फ जो ये कश्मीर में कर रहे हैं, जो मुसलमानों में कर रहे हैं, वो काफी है इनका इमेज खराब होने में, और भी बहुत ज्यादा टाइम लगेगा इनको। इसलिए पाकिस्तान कहता है कि इसकी इम्प्लोजन होगी, अंदर से फटेगा इंडिया, क्योंकि इनका जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, इनका जो सेकुलरिज्म है, उसको दरार पड़ी है, और वो इनकी दाएं बाजू की जमात ने की है। और कई लोग तो ये भी समझते हैं कि पाकिस्तान ने मोदी साहब पे इन्वेस्टमेंट की है कि वो दोबारा आएंगे तो दोबारा इंडिया का इमेज दुनिया के सामने जाएगा।
ठीक तो ठीक मोदी साहब। ठीक कमर चीमा जो साहब, मैं मेजर साहब की तरफ जाऊंगा, पर उससे पहले चीमा साहब मैं आपका ब्रीफ कमेंट लेना चाहूंगा। आपने ऐसी बातें की जिसमें कुछ आपने इंडिया के हवाले से रियलिटीज को भी बताया, पर प्रॉब्लम यह है कि कमर नाम का कोई भी बंदा हो, उनकी बात इनको चाहे इनके फायदे की भी हो, इनको समझ नहीं आती है ना। ये भी एक मसला है। पर यह है कि कमर साहब के जो इंडिया का वेस्ट में परसेप्शन है वो जो खराब हो रहा है, आपने भी जिक्र किया कि वो बर्दाश्त कर लेगा वेस्ट, लेकिन हमने देखा कि अमेरिका के जो रिलीजियस फ्रीडम्स के हवाले से रिपोर्ट आई, उसके बाद अब यूरोपीय यूनियन की जो पार्लियामेंट है उसकी एक अपनी रिपोर्ट आई, क्रिटिसाइज किया गया। आप नहीं समझते कि जो वेस्टर्न पब्लिक है, जो एक सोसाइटी है जो ओपन भी है, जहां से सोशल मीडिया की वीडियोस भी आ रही हैं, जहां से इंटरनेट भी है, चाइना तो देखें काफी हद तक एक क्लोज सोसाइटी है, तो वो जब वेस्टर्न पब्लिक तक ये सारी चीजें पहुंचेंगी तो जो प्रेशर बिल्ट अप होगा उधर के हुक्मरानों पे और सियासी जमातों पे, क्या वो सस्टेन कर लेंगे और फिर भी इंडिया डार्लिंग रहेगा वेस्ट की? मैं अगर छोटे लफ्जों में बात करूं तो रहेगा, लेकिन डेंट पड़ेगा। देखिए आपको थोड़ा रियलिस्टिक अपनी पॉलिसी बनानी चाहिए, इस तरह नहीं कि देखिए इंडिया हमारा दुश्मन है, इसमें कोई शक नहीं है। हमने 70 साल सोचे इनके बारे में लड़ने के लिए, इसमें बिल्कुल 100% रियलिटी है। लेकिन समझना चाहिए कि इनको डेंट बहुत पड़ा, अवाम भी बहुत अजीब तरीके से सोच रही है और लीडरशिप के अंदर भी क्वेश्चन मार्क लगे हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया ना कि इस रीजन में इंडिया के अलावा कोई बहुत बड़ी रियलिटी नहीं है। इनके जो वो जो यूनिलैटरल पॉलिसीज हैं एशिया पैसिफिक में, इंडो पैसिफिक में, उस पर डील करने के लिए इंडिया एक बहुत बड़ा प्लेयर है। और आप देखें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और बाकी जितने ममालिक हैं यूरोपियन करना चाहते हैं कि हम इसके साथ मिलकर इस रीजन में जाएं। सो मेरा ख्याल है कि सारा टाइम पाकिस्तान, कश्मीर और इस तरह नहीं चीजें चलेंगी, हमें कुछ और तरीके से भी चीजों को वापस सेल करना पड़ेगा। अच्छा मेजर साहब, जिस तरह कमर चीमा साहब ने भी कहा कि आप एक नेशनली आपकी मार्केट बहुत बड़ी है और कुछ चीजें हैं ऐसी हुई हैं जिनसे आपकी रेपुटेशन को डेंट पड़ा है, और खुसूसन उन्होंने जिक्र किया कि मोदी जो हुकूमत आई उसके बाद से इंडिया का जो एक वो इमेज था सेकुलरिज्म, लिबरलिज्म और इंडिया एक ओपन सोसाइटी, उसको भी डेंट लगा है। तो अब आप नहीं समझते कि आज से 100 साल बाद, 200 साल बाद, 300 साल बाद जब लोग देखेंगे, आजकल तो आर्कियोलॉजिस्ट जमीन खोदते हैं, वो उस वक्त आर्काइव्स देखेंगे, इस तरह वो यूट्यूब निकालेंगे कि कमर चीमा ये बात बता रहे थे 100 साल पहले या 200 साल पहले यूट्यूब पे, उन्होंने नहीं सुनी, चेंज नहीं किया। तो आप लोग कुछ मानेंगे, थोड़ा सा अपना कोर्स ऑफ डायरेक्शन चेंज करेंगे कि बजिद रहेंगे अपने मौके पे? मैंने 2-4 पॉइंट लिखे हैं जो चीमा साहब ने बोले थे, मैं उनको उनके बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। मैं फिर कहता हूँ कुछ मैं बातें एग्री भी करता हूँ कमर चीमा साहब से, और कुछ बातों का मैं कॉन्टेक्चुअल फ्रेमवर्क देना चाहता हूँ इसमें। साहब सबसे बड़ी बात ये है जो बीजेपी के बारे में बात, इट इज द लार्जेस्ट कभी नहीं हुई। जब से सियासी जमातें शुरू हुई हैं 100-200 साल जितने भी टाइम हो गए, बीजेपी से ज्यादा किसी के मेंबर नहीं है इस दुनिया में, पूरी दुनिया में। क्योंकि चाइना में तो है ही नहीं डेमोक्रेसी, तो वो तो एक मामला हो गया, किसी में नहीं। पहली चीज। दूसरी चीज, देखिए जो आप कहते हैं ना कि मोदी जी जो करते हैं उससे हिंदुस्तान को आप लोग कहते हैं नुकसान हुआ है या विदेश में या बाहर बाहर जाके, मैं आपको बता दूं मोदी जी क्यों करते हैं जो वो करते हैं। क्योंकि भारत की 130 करोड़ जनता ने उसी के लिए उनको प्रधानमंत्री बनाया था देश का। ही इज अ पॉलिटिशियन। मोदी जी को पता है वो क्या कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि 4 लोगों ने बैठ के उनको चूरन खिला दिया और उन्होंने चूरन खा लिया, ऐसी बात नहीं है। ही नोज एग्जैक्टली, उनको बिल्कुल पता है वो क्या कर रहे हैं, वो सोच समझ के कर रहे हैं और पूरे होशो हवास में कर रहे हैं, और हिंदुस्तान चाहता है वो करें इसलिए कर रहे हैं। 370-35 की बात मैं आपको बताता हूं, इंडिया में थोड़ा बहुत छुटमुट इसका ऑपोजिशन हुआ। हिंदुस्तान तो ऐसी जगह है जहां पे लोगों का मूड खराब हो जाए तो मिडिल क्लास जो है दफ्तर से छुट्टी लेकर सड़क पे आ जाती है। मैं बड़ा कॉमन है यहाँ पे, खासतौर से दिल्ली विल्ली में तो पूरा घेर लेते हैं। किसी ने कुछ नहीं बोला। ये जो भी हो रहा है, ही जिसको कहते हैं ना कि नब्ज जो है मुल्क की, मोदी जी को पता है कि इस मुल्क की नब्ज क्या है और मुल्क को क्या चाहिए, वही चीज डिलीवर कर रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि आपने पाकिस्तान लंगड़ा घोड़ा, अतर जी आपने बोला था कि उसमें 3 बिलियन डाल दिए। 3 बिलियन में इंडिया 30 बिलियन, बात ये नहीं है। देखिए मैं कह रहा हूं कौम है, जिंदा लोग हैं वहां पे, और उनका हर समय फायदा उठाया है किसी ना किसी मैं ने। सॉरी टू कट यू, मैंने कौम की नहीं, मैंने उनकी हुकूमत की बात की थी, वो जो
सनी साहब ने अपने प्रेसिडेंशियल पैलेस से भी बाहर नहीं निकल सकते, उनकी हुकूमत के हवाले से कहा था। कौम तो ऑब्वियसली हाँ वो एक अजीम कौम है, अफ़गान कौम, उस हवाले से तो मैंने नहीं जी जी, चलिए ठीक है। आपने उनके हुकूमत के जो उनकी सरकार है, उसके लिए कहा ठीक है। ये अफ़गानिस्तान एक ज़माने में रशियन इन्वेजन के पहले तो स्टेबल था। वहाँ पे जो शाह था वहाँ का, ठीक-ठाक था, जैसे था वैसे था अफ़गानिस्तान। तो अफ़गानिस्तान में प्रॉब्लम्स रही हैं शुरू से। हम लोग इसलिए कर रहे हैं बिकॉज़ वी नीड अ वे टू सेंट्रल एशिया। अब पाकिस्तान अगर चीमा साहब कह दें कि जी आप अमृतसर, अटारी, वाघा, लाहौर से आप चले जाएँ तो शुक्रिया कह दूँगा इनका। अगर नहीं है तो फिर हमें फिर चाबहार पोर्ट बनाना पड़ेगा। हमें चाबहार पोर्ट पे भी हमने बिलियंस ऑफ डॉलर्स डाल दिए हैं। देखिए जब ये तो अब मैं किस तरीके से बताऊँ, ये सब सट्टे की तरह होता है एक किस्म का। इट्स अ गैम्बल, ये जुआ है, ठीक है? कहीं पैसा डूब जाता है, कहीं पैसा निकल जाता है। कहीं रिलेशनशिप बन जाते हैं, कहीं रिलेशनशिप डूब जाते हैं। इन्होंने जो बोली थी कि एम्बिशंस यानी कि जो भारत करना चाहता है और जो भारत के करने की एक्चुअली एम्बिशंस और कैपेबिलिटी में गैप है, जो चीमा साहब ने बोला है, डेफिनेटली ये सही कह रहे हैं, गैप है। लेकिन हम लोग एज अ मुल्क पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हर साल वो जो गैप है वो और कम हो, और वो हो रहा है। कुछ परसेंटेज लोग हमारे बोलते हैं पॉवर्टी लाइन के ऊपर आ रहे हैं। हमारा डिफेंस हर साल ठीक हो रहा है। इकोनॉमी में हम स्ट्रक्चरल चेंजेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमी ने हिट लिया है बहुत जबरदस्त, और इकोनॉमी फिर रिकवर कर रही है। वो कोरोना वायरस आ गया इसलिए फिर मामला बैठ गया। दुनिया का बैठ गया, हमारा क्या बैठना था, सभी का बैठा है वो। पाकिस्तान, इंडिया, अमेरिका, सभी का, चाइना का, सबका बैठ गया। लेकिन कर रहे हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस कर रहे हैं। हमारी इकोनॉमी ब्लैक इकोनॉमी हुआ करती थी एक टाइम पे, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। आई होप यू अंडरस्टैंड मैं क्या कह रहा हूं। जो जी, जी। ब्लैक मनी था, ब्लैक मनी सस्टेन करता था इंडिया। डीमोनेटाइजेशन के बाद ये हुआ है, मैं ये नहीं कह रहा कि ब्लैक मनी खत्म हो गई है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ब्लैक इकोनॉमी खत्म हो गई, लेकिन काफी हद तक उसको डैमेज हुआ है। अब आप किसी को कैश देंगे तो इंडिया में कैश लेने से एक एक क्वांटिटी, एक अमाउंट के बाद एक बिजनेसमैन कतराता है कि मैं क्या करूंगा इसका। उसमें डर बैठ गया है डिमोनेटाइजेशन के बाद। और डिमोनेटाइजेशन के सारे वो रिजल्ट नहीं निकले जो डिमोनेटाइजेशन के निकलने थे, जो मोदी जी ने सोचे थे। उसमें से कई चीजें सक्सेसफुल नहीं रही, कई चीजें सक्सेसफुल रही भी हैं। लेकिन हाँ, एक जो एम था कि इसको धीरे 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 व्हाइट इकोनॉमी की तरफ ले जाएं, लीगल इकोनॉमी, तो लोगों के, करोड़ों लोगों के बैंक अकाउंट खोले, जिनके बैंक अकाउंट थे ही नहीं, उनके बैंक अकाउंट खोले। फिर ये बोला कि जैसे उज्ज्वला योजना है, सब घर में जो लकड़ी से या कोयले से औरतें वो फूंकती थी, वो आपके यहाँ भी गांव में, पाकिस्तान में भी होता होगा, राइट? अब इनको बंद करा। ओपन डेफिकेशन, टॉयलेट्स की बड़ी प्रॉब्लम थी इंडिया में, करोड़ों के नंबर्स में टॉयलेट्स बनाए। क्योंकि हम ये कहते हैं कि देखिए आपको ना ये सब चीजें भी देखनी है। जहां पे आप कहते हैं कि मार्स में आपको जाना है, ठीक है ना, और कई पाकिस्तानी ने ट्रोल भी करा था, मेजर साहब क्या बात कर रहे हैं आप, टॉयलेट है नहीं आपके पास, और आप, तो आई थिंक चीमा साहब ने भी यही बोला था। चीमा साहब प्यारी बातें कर कभी कभी। बात यह ना कि हमें, इंडिया एग्जिस्ट्स इन वेरियस सेंचुरीज। कई, अगर आप बिल्कुल इंटीरियर में जाएंगे तो आपको देखेगा कोई ऐसे बंदे भी हैं बिल्कुल गांव में जो कभी ट्रेन में नहीं चढ़े। फिर ऐसे भी बंदे जिनके 10-10 प्राइवेट जेट खुद के हैं। सो इम्बैलेंस है ये, धीरे इम्बैलेंस, ये चीमा साहब ने सही बात बोली, लेकिन इसमें हम लोग कर रहे हैं। एक और बात जो आपने बताई कि मिडिल ईस्ट में इस्लामोफोबिया का, ये मेरा आखिरी पॉइंट है। इस्लाम